इमेजिन कीजिए कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर्याप्त ट्रेंड नर्सेज ही नहीं हैं जो आपकी देखभाल कर सकें। यह सिर्फ एक हेल्थ केयर कंसर्न नहीं बल्कि नेशनल अर्जेंसी बन चुका है, और अब जब बेबी बूमर्स की पॉपुलेशन बुजुर्ग होती जा रही है, यह क्राइसिस और भी गहराता जा रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू यह है कि अमेरिका अब फॉरेन ट्रेंड नर्सेज की ओर देख रहा है, खासकर फिलीपींस जैसे देशों से। लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज और डिलेस की वजह से यह सोल्यूशन भी कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। वेलकम बैक एवरीवन। यूनाइटेड स्टेट्स इस समय एक क्रिटिकल इश्यू फेस कर रहा है, नर्सिंग शॉर्टेज। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये शॉर्टेज आने वाले सालों में और भी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि बेबी बूमर्स की पॉपुलेशन तेजी से एजिंग की ओर बढ़ रही है। कई स्टेट्स ने इस शॉर्टेज का समाधान इमिग्रेशन के जरिए निकालने की कोशिश की है, लेकिन जैसे जैसे व्हाइट हाउस की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसीज सख्त होती जा रही हैं, ये सवाल उठता है, क्या हम अभी भी एक ऐसा नेशन है जो जरूरी नर्सेस को अट्रैक्ट करता है? आज के प्राइम फोकस में हम चलते हैं मिशिगन की ओर, एक ऐसा स्टेट जो 2035 तक सबसे बड़े नर्सिंग शॉर्टेज का सामना करने वाला है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन यहीं से हिलने वाली है अगर सोल्यूशंस जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। रजिस्टर्ड नर्स जेरिक तबुडलो के लिए ऑपरेटिंग रूम तक का सफर लंबा है और वो इसे लाइटली नहीं लेते। मुझे लाइव्स को सर्जरी के थ्रू सेव करने का थ्रिल बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। जब आप स्किन को क्लोज कर रहे होते हैं और पेशेंट सेफ होता है, अलाइव होता है, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जेरिक डिट्रॉइट के हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो एक 877 बेड वाला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर है और मिशिगन के बड़े हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्टम का फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। नेशन वाइड कई हॉस्पिटल्स की तरह हेनरी फोर्ड भी एक्टिवली हायरिंग कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इन दिनों रिक्रूटमेंट को लेकर काफी अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का अनुमान है कि आने वाले दशक में नर्सिंग शॉर्टेज बहुत तेजी से बढ़ेगा। वॉशिंगटन, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया, ओरेगन और मिशिगन उन स्टेट्स में शामिल हैं जहां सबसे ज्यादा डेफिसिट होने की उम्मीद है। इन स्टेट्स की हेल्थ केयर डिमांड फ्यूचर में अनमैनेजेबल हो सकती है अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। चीफ नर्सिंग ऑफिसर एरिक वॉलेस कहते हैं कि हेनरी फोर्ड में इस समय लगभग 1000 नर्सेज की कमी है। ये नर्सिंग वर्कफोर्स के लिए नया नहीं है, लेकिन पैंडेमिक के बाद इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे नर्सेज वर्कफोर्स से बाहर चले गए, रिटायर हो गए या दूसरी इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो गए। हमारा फोकस है कि इस गैप को कैसे फिल किया जाए। इस गैप को भरने का एक तरीका इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है। हर दिन कनाडा से डेट्रॉइट रिवर क्रॉस कर कई हॉस्पिटल वर्कर्स आते हैं। हेनरी फोर्ड अब फिलीपींस से भी नर्सेज हायर कर रहा है, क्योंकि वहां से आए प्रोफेशनल्स क्लिनिकल नॉलेज के साथ कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी भी लाते हैं। क्यों फिलीपींस कई वजहों से एक आइडियल विकल्प है। सबसे बड़ी बातें हैं कि वहां नर्सेज को वैसे ही ट्रेन किया जाता है जैसे यहाँ यूएस में। कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इंग्लिश फ्लुएंसी भी हाई लेवल की होती है। यूएस और फिलीपींस के बीच यह रिलेशनशिप दशकों पुराना है। आज फिलिपिनोज यूएस पॉपुलेशन का 1% है, लेकिन नेशनल नर्सिंग वर्कफोर्स का 4% हिस्सा है। यह डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बताता है कि फिलिपिनो प्रोफेशनल्स कितनी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं अमेरिकन हेल्थ केयर में। नर्स फलीशा बॉड के लिए यह प्रोफेशन ही अपॉर्चुनिटी था। फिलीपींस में जब वो नर्स थी, एक बार उनका एक पेशेंट एब्डोमिनल ब्लीडिंग से सफर कर रहा था। टेक्स्ट बुक सोल्यूशन अवेलेबल था, लेकिन उनके रूरल हॉस्पिटल में सर्जरी की कैपेबिलिटी नहीं थी। हेल्थ केयर इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है। हम कुछ नहीं कर सकते थे। हस्बैंड को बुलाकर बताना पड़ा कि यही आखिरी ऑप्शन है। उस मोमेंट को मैं कभी भूल नहीं सकती। बिल्कुल हेल्पलेस महसूस हुआ। फलीशा हेनरी फोर्ड की पहली रिक्रूटमेंट ड्राइव का हिस्सा थी। जेरिक हाल ही की रिक्रूटमेंट एफर्ट्स के तहत आए। फरवरी 2022 में मेरा इंटरव्यू हुआ और मार्च 2023 में मुझे इमिग्रेंट वीजा इशू हुआ। प्रोसेस चैलेंजिंग था, लेकिन आउटकम लाइफ चेंजिंग। यूएस में पिछले कई दशकों से मेजर इमिग्रेशन रिफॉर्म पास नहीं हुआ है। आज की डेट में वीजा प्रोसेस डिलेज और लिमिटेड वीजा क्वार्टर्स की वजह से हेनरी फोर्ड की पाइपलाइन में 400 नर्सेज हैं, लेकिन सिर्फ 25 ही अब तक आ पाए हैं। टैलेंट तो रेडी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बॉटलनेक बना हुआ है। अब हम 2 से 3 साल के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग है और टीम मेंबर्स के लिए डिसहार्टनिंग भी। फिर भी मुझे खुशी है कि इतने लोग अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। हॉस्पिटल की उम्मीद है कि साल के अंत तक 36
और नर्सेज उनकी टीम में शामिल हो जाएंगे। अगर फिलीपींस से हायर किए गए सभी नर्सेज आज यहाँ अवेलेबल होते तो उनका शॉर्टेज 1/3 तक रिड्यूस हो सकता था। अगर सही संख्या में पर्सनल अवेलेबल नहीं होंगे तो क्वालिटी केयर पॉसिबल नहीं है। बर्नआउट रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए। हेनरी फोर्ड एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है जो इस इशू को एड्रेस करने के लिए लेजिस्लेशन पर काम कर रहा है। प्रपोजल है कि 25,000 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा स्पेसिफिकली नर्सेज को एलोकेट किए जाएं। यह बिल पेंडेमिक के बाद कई बार इंट्रोड्यूस किया गया है लेकिन अब तक इसे लॉ में कन्वर्ट नहीं किया जा सका है। लेटेस्ट एफर्ट 2023 में डेमोक्रेटिक सेनेटर डिक डर्बिन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मेडिकल प्रोफेशनल्स यूएस आना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में शॉर्टेज है। यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है, पेशेंट्स के इंटरेस्ट में है और इन प्रोफेशनल्स के इंटरेस्ट में भी है। यह बिल रिपब्लिकन सेनेटर टॉम टिलिस समेत 10 रिपब्लिकन्स द्वारा को स्पॉन्सर किया गया लेकिन यह कमेटी से बाहर नहीं आ पाया और फिर से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया। पॉलिटिकल विल और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग दोनों की कमी इस इशू को प्रोलॉन्ग कर रही है। अब समय आ गया है कि लोग मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन और गेस्ट वर्कर प्रोग्राम्स की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि यह हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े बेनिफिट्स में से एक है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडियोलॉजी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। हेल्थ केयर आउटकम्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मांगते हैं। अपोनेंट्स का कहना है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को यूएस बॉर्न नर्सेज की रिक्रूटमेंट और रिटेंशन पर फोकस करना चाहिए, लेकिन रियलिटी यह है कि फॉरेन वर्कर्स पूरी तरह से यूएस की लेबर फोर्स में इंटीग्रेटेड हैं। एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया कि सभी मेजर इंडस्ट्रीज में इमिग्रेंट्स एवरेज 10% वर्कर्स हैं। हेल्थ केयर में यह संख्या करीब 17% है और कुछ सेक्टर्स में यह 30% तक जाती है। अगर हम सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो पाइपलाइन को एक्सपैंड करना होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रैटेजीज पैरेलल चलानी होंगी। परसिवियरेंस की स्पिरिट में भले ही इमिग्रेशन क्रैकडाउन जारी है, फिर भी कुछ लोग होपफुल हैं कि अगर हम सही डायरेक्शन में चलते रहे तो इस क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ इकोनॉमिक रैशनल भी साथ है। दूसरे देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम और मिडिल ईस्ट ने फॉरेन बॉर्न नर्सेज को अट्रैक्ट करने में बढ़त बनाई है, क्योंकि वहाँ इमिग्रेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड और प्रेडिक्टेबल है। यूएस अपनी आउटडेटेड पॉलिसीज की वजह से ग्लोबल हेल्थ केयर टैलेंट कंपटीशन में पीछे छूट रहा है। रिक्रूटमेंट के समय एक कॉमन सवाल ये होता है, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर बनूंगा लेकिन यूएस सिटीजन नहीं हूँ, तो क्या मैं अपने परिवार से मिलने फिलीपींस जा सकता हूँ और फिर वापस यूएस में एंटर कर सकता हूँ? हॉस्पिटल का जवाब है, अब तक हमने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देखा कि इस प्रोग्राम के तहत आने वाले लोगों के प्रोसेस या स्टेटस में कोई चेंज होने वाला है। बट वी स्टे अलर्ट। यूएस में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वीजास की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। जेरिक कहते हैं कि वो फिलीपींस में लोगों को गाइड कर रहे हैं जो यूएस आने की सोच रहे हैं। हम प्रोसेस, लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ ओपनली शेयर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी है। वेदर क्या ये प्रो है या कॉन? विंटर कौन है? मैं मिशिगन के हार्श विंटर्स का आदी नहीं हूँ, लेकिन अडेप्टेबिलिटी ही की है। जेरिक और फलिशिया दोनों ही यूएस में लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहते हैं। फलिशिया ने यहाँ अपने बेटे को रेज किया और उसके साथ साथ खुद भी यूएस के बारे में सीखा। जब मेरा बेटा अमेरिका के हिस्ट्री के बारे में पूछता था, मुझे भी नहीं पता होता था। फिर हम साथ में रिसर्च करते थे और अब मैं खुद कह सकती हूँ यह है अमेरिका। नाउ इट्स माई होम टू। फलिशिया को यहाँ सिर्फ एक जॉब नहीं, एक नई लाइफ मिली है। जब उनसे पूछा गया कि लॉ मेकर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी, उन्होंने कहा, ये लोग सही तरीके से यूएस आना चाहते हैं। यह सच में अमेरिकन ड्रीम का डेफिनेशन है और यह ड्रीम आज भी रेलेवेंट है। हेल्थ केयर वर्कर्स सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो उस फाउंडेशन का हिस्सा है जिस पर एक डेवलप्ड नेशन खड़ा होता है। अगर हम उन्हें बैरियर्स की बजाय ब्रिजेस देंगे तो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं सुधरेगी बल्कि पूरे देश की हेल्थ केयर क्वालिटी में सुधार होगा। अब अगर यूएस को अपने हेल्थ केयर सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ करना है तो इमिग्रेशन को सिर्फ इन्फोर्समेंट के लेंस से नहीं बल्कि एम्पावरमेंट के लेंस से देखना होगा। प्रैक्टिकल और ह्यूमेन पॉलिसीज के बिना यह क्राइसिस और बढ़ेगा। टाइम फॉर रिफॉर्म इज नाउ। ग्लोबल नर्स माइग्रेशन आज एक कम्पिटिटिव गेम बन चुका है। अगर यूएस अपने पुराने रिफॉर्म्स और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से बाहर नहीं निकला तो दूसरी कंट्रीज जैसे कनाडा, यूके और
ऑस्ट्रेलिया और यूएई ज्यादा नर्सेज अट्रैक्ट करती रहेंगी और यो अमेरिका हेल्थ केयर क्वालिटी लूज करता जाएगा। हेनरी फोर्ड जैसा सिस्टम तभी फुली फंक्शनल हो सकता है जब उसकी फाउंडेशन यानी नर्सेज स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो, और वो तभी पॉसिबल है जब वीजा डिलेस, अनसर्टेनिटी और पेपर वर्क में इसको सिंप्लीफाई किया जाए, प्रोसेस डिजिटल हो, टाइमलाइंस प्रिडिक्टेबल हो और सपोर्ट सिस्टम्स एक्टिव हों। हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं, यह एक बेसिक राइट है और उस राइट को डिलीवर करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी नर्सेज की कमी को दूर करना अब केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज नहीं बल्कि एक नेशनल इमरजेंसी है। यूएस को अगर अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करना है और अपना हेल्थ केयर फ्यूचर सिक्योर करना है तो इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन की तरह देखना होगा, बिकॉज विदाउट देम रिकवरी इजंट पॉसिबल।